गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आर एस शर्मा आंसर क्लासेस लखनऊ से। आज आपको इस वीडियो में 10th का पूरा चैप्टर क्लियर होने वाला है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में मैं पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लियर करूंगा जो क्लास 10th से है, और लास्ट में हम इससे जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स बन सकती हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के पूरे अंत तक। और हाँ, अगर आप नए हैं तो लाइक करना तो बनता है यार, मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देर न करके, और लास्ट तक आपको पूरी जानकारी इस चैप्टर के बारे में ज़रूर मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी हम जानते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहली जो हेडिंग आती है जिसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी इस वीडियो से लाभ उठा पाएंगे। तो चार्ज चार्ज क्या होता है, इसको हम कुछ नहीं बस कह सकते हैं टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन और डू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी किसी भी एलिमेंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की वह टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट से या तो इलेक्ट्रॉन उस पर एक्स्ट्रा आ जाएं या उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए जाएं, तो उस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी आ जाएगी जिसको हम क्या कह देंगे, चार्ज कहते हैं। स्टैटिक चार्ज की अगर हम लोग धारणा देखें तो उसमें क्या करते हैं, जैसे किसी कांच की रॉड को अगर आप रेशम के कपड़े से रब करिए, रब करने के बाद उसको अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगता है, यानी अपनी तरफ खींचने लगता है। यानी ये एक प्रॉपर्टी आ गई जो कागज के टुकड़ों को खींचने की, इसे ही क्या बोलेंगे, चार्ज कहते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है, दिस इज द चार्ज। Q क्या है, चार्ज है, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट दैट टाइम ऑन बॉडी आर रिमूव एट दैट टाइम ऑन द बॉडी। मतलब अगर n यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी बॉडी से n इलेक्ट्रॉन लिए जाएं या उस पर n इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए जाएं, एक्स्ट्रा पुट कर दिए जाएं, तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, तो हम लिखेंगे Q बराबर NE, जहाँ पर E क्या है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मतलब यहाँ पर E क्या है, एक्चुअल में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हमें पता चले किसी ऑब्जेक्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हैं या कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वहाँ उसका चार्ज हम कैलकुलेट कर पाएंगे। किस फार्मूले से, Q बराबर NE से। समझ में आ गया होगा। चार्ज दो तरीके का होता है, चार्ज इज टू टाइप, दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा, पहला पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब प्लस Q से डिनोट किया जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है ऋणात्मक यानी निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज इसको -Q से डिनोट किया जाता है। यानी चार्ज दो तरीके का होता है, आवेश दो तरीके का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो उस पर जो टेंडेंसी आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाए, एक्सेस में ला दिए जाए, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन थे 10 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कर दिया जाए इस पे, तो इस पे जो टेंडेंसी आएगी यानी जो चार्ज आएगा वो कैसा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया। यानी चार्ज दो तरीके का होता है। हाँ, मैं इसका यूनिट भूल गया, यूनिट क्या होती है, चार्ज को कैसे नापेंगे, तो चार्ज को नापते हैं कूलॉम में, कूलॉम। ठीक है, कूलॉम में नापा जाता है। और आपको पता है इसको कूलॉम को शॉर्ट में हम C से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। यानी अगर हमें 500 इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस दिखानी है तो आप Q बराबर क्या लिख देंगे, 500 और 1.6 × 10⁻⁹। मतलब अगर किसी बॉडी पे 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी आई है तो उस पे चार्ज का कैरेक्टर कैसा होगा, कितना चार्ज होगा, वो हम यहाँ से निकाल पाएंगे। तो 500 × 1.6 × 10⁻⁹, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल तो इस पावर से चला जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 16×5 = 80, यानी 1 0, ये आपका माइनस, ये पावर को इसमें मर्ज कर देंगे तो 8 × 10⁻2 जाएंगी, तो 2 यहाँ प्लस हो जाएंगी, मतलब माइनस, एक्चुअल में माइनस होंगी, जो 19 से 2 चली जाएंगी, -17 कूलॉम का चार्ज आ जाएगा उस बॉडी पे। मतलब जिस बॉडी से अगर
500 यानी 500 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लिए जाएंगे। उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? 8 × 10⁻17 कूलम। इसका नेचर कैसा होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इसके लिए हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन आए हैं और आने पे कैसा चार्ज आता है? निगेटिव, यानी उस बॉडी पे निगेटिव 8 × 10⁻17 कूलम का चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हम लोग चार्ज के बाद देखते हैं करंट के बारे में। तो करंट क्या है? करंट के बारे में देखेंगे तो हमें इसे साफ करना होगा। अब हम जानेंगे करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एक्चुअली में अभी आपने जाना चार्ज क्या होता है। तो चार्ज से ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, क्योंकि I बराबर होता है Q/T। मतलब अगर हम T को क्या कर दें? 1 सेकेंड कर दें, T को 1 सेकेंड। व्हाट इज द T? दिस इज द टाइम। मतलब ये क्या है? टाइम है। अगर T बराबर 1 सेकेंड हो जाए तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। क्यों? T1 यानी I बराबर Q। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट वो चार्ज है, यानी ऐसा चार्ज जो पर सेकेंड क्या किसी से पास होता है किसी सर्किट में, यानी रेट फ्लो ऑफ द चार्ज। इसकी अगर हम डिफिनेशन लिखें तो लिखेंगे रेट फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट फ्लो ऑफ द चार्ज। चार्ज के प्रवाह होने की जो दर है वो वैद्युत धारा कहलाती है। फार्मूला आ जाएगा I बराबर Q/T, और अगर यहां से अगर हम निकालें तो आपको Q बराबर मिल जाएगा IT। Q बराबर IT मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये भी एक चार्ज का फार्मूला हो जाएगा। और ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। Q बराबर IT। और यहाँ पे अगर करंट की यूनिट देखें तो यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर, और इसे या कूलम पर सेकेंड भी कह सकते हो, कूलम पर सेकेंड, या इसको हम एम्पियर कहेंगे। ठीक है, करंट जैसे 5 एम्पियर 6 एम्पियर जितनी भी करंट आएगी उसको हम एम्पियर में नोट किया करेंगे। तो ये हो गया करंट। और एक्चुअल में करंट कैसी, यहाँ ये कभी कभी पूछ लिया जाता है करंट स्केलर है या वेक्टर है, तो आपको याद रखना है करंट क्या है? स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब वो ऐसी क्वांटिटी जिसमें दिशा नहीं होती, यानी ये अदिश राशि है। बट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि करंट में तो दिशा होती है, क्योंकि आपको पता है करंट हमेशा किधर फ्लो होती है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव ओर फ्लो होती है, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। तो इसमें तो डायरेक्शन है, फिर भी कहते हैं करंट एक स्केलर क्वांटिटी कैसे है, यानी अदिश क्यों है? तो इसके लिए हम ये जानेंगे कि क्योंकि करंट जो होती है वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती। ये वेक्टर एडिशन लॉ क्या है वो हम लोग फर्स्ट ईयर में जानेंगे। फिलहाल आपको इतना जानना है कि जो करंट ये है ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है, जिसकी वजह से करंट क्या है? स्केलर है। ठीक है, तो करंट के लिए यहां से आपने Q के दो फार्मूले देखे, क्योंकि पीछे हमने आपको पढ़ाया था Q बराबर NE, और ये समझो इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई 2। ये भी Q के फार्मूला, ये भी Q का फार्मूला है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो IT बराबर कितना हो जाएगा? NE हो जाएगा। यहां से अक्सर आपको करंट पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन नंबर आप दे देगा, तो यहाँ से कोई फार्मूला आप I निकालना चाहते हो तो NE/T कर सकते हैं। अगर N निकालना चाहते हो तो यहाँ पर N निकालना चाहते हो तो IT/E हो जाएगा। अपने अकॉर्डिंग इस फार्मूले को रिड्यूस किया जा सकता है, यानी आपके लिए ये IT बराबर NE बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा, जहाँ से आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो रेट फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेश प्रवाह की दर को करंट कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है जिसका मात्रक कितना होता है? एम्पियर या कूलम पर सेकेंड होता है। ये हम लोग जान चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। करंट हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो दें, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो करंट हमेशा इनकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। ये आप याद रखना है। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा फ्लो होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में जाएगी। समझ आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके जैसे अपोजिट फ्लो होती है। ओके, अब हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इसी का अगला टॉपिक है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स क्या है? ऐसे मटेरियल्स, वे पदार्थ जिनमें करंट का फ्लो इजीली हो पाता है, मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें करंट फ्लो हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। जिसमें करंट, मतलब इसमें क्या है? करंट कैन फ्लो या पास इजिली, मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए उन्हें क्या कहेंगे? कंडक्टर कहते हैं। और जिनमें करंट इजीली पास ना हो, है ना, करंट कैन नॉट पास इजिली, जिसमें करंट इजीली पास नहीं होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर, यानी
इसे बैड कंडक्टर भी कहते हैं, इंसुलेटर्स भी कहते हैं, नॉन कंडक्टर्स भी कहते हैं, मतलब जिसमें करंट पास नहीं हो पाती है। जैसे इसका एग्जांपल अगर बात करें, जैसे वुड हो गई आपका, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गई, है ना, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, बैड कंडक्टर्स के हैं। कंडक्टर की बात करें तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, जितने भी मेटल्स हैं वो क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं। मतलब जितनी भी धातुएं हैं वे वैद्युत धारा की अच्छी सुचालक होती हैं। समझ में आया? जैसे लोहा, पीतल, अल्मुनियम, जो भी हैं ये सब क्या हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। यहाँ पे आपसे ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर ये कंडक्टर है या प्योर वाटर की हम बात करेंगे, ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है? तो याद रखना प्योर वाटर इज द बैड कंडक्टर, यानी जो प्योर वाटर है वो हमेशा क्या है, इंसुलेटर है। साफ पानी, प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, ये क्या है, हमारा क्या है, ये बैड कंडक्टर है, यानी इंसुलेटर, इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती। और जो नॉर्मल वाटर है आपका, जो आप डायरेक्ट नदी से निकालते हो, डायरेक्ट कुओं से, डायरेक्ट नलकूपों से निकलेगा, वो हमारा बिजली का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, बहुत सारे कार्बोनेट्स के आयंस होते हैं, मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, जिनकी वजह से इसमें करंट पास हो जाती है। इसलिए जो इम्प्योर वाटर है वो कैसा होता है, बैड कंडक्टर होता है, और जो प्योर वाटर है वो क्या है, बैड कंडक्टर होता है। ये हम जानेंगे। तो आपने जाना कंडक्टर, इंसुलेटर्स। अब हम बात करेंगे सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर का मतलब क्या होता है, सेमी कंडक्टर का मतलब होता है वे मटेरियल या द सब्सटेंस इन विच करंट नॉट पास इजीली, मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जिसमें करंट आसानी से पास नहीं होती है, लेकिन अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला दी जाएं, इम्प्योरिटीज का मतलब कुछ अशुद्धियां मिला दी जाएं और तो उसमें करंट पास होने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। और आज सेमी कंडक्टर का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, ये आप अपर क्लासेस में और भी जानेंगे। फिलहाल सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें पहले करंट फ्लो नहीं होती है, लेकिन अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज ऐड कर दी जाए, अशुद्धियां मिला दी जाए, तो उसमें करंट फ्लो होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या है, हाँ, एंटीमनी हो गया, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। समझ में आ गया? करंट के बाद अब हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, अगला टॉपिक है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव। विभव के बारे में हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि जैसे आपने ये तीन टर्म सुने होंगे, करंट, विभव और आवेश, ये चीजें हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ये क्या है? तो एक्चुअल में मान लो मैं इलेक्ट्रॉन हूं, तो मुझे जो धक्का देगा किसी कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन को एक तरीके का कह लो जो धक्का देने वाला है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आ गया? और जो सामने से इलेक्ट्रॉन को रोके कि भाई नहीं आप पास हो सकते, उसे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब जो करंट फ्लो का विरोध करे उसे ही रेजिस्टेंस कहेंगे। आगे हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the work done to carry electric charge, unit positive charge, carry unit positive charge from infinite near a electric field। मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन टू कैरी द इलेक्ट्रिक यूनिट पॉजिटिव चार्ज नियर फ्रॉम इन्फिनाइट नियर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसका है ये हो गया, जो पोटेंशियल क्या है, जैसे मान लो कहीं पे चार्ज रखा होगा, कोई उसकी क्या हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कहीं इन्फिनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस क्यू नॉट को यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, किसी पॉइंट तक अगर लाने में जो वर्क करना पड़ा, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फॉर्मूला होता है V बराबर W अपान क्यू नॉट, V बराबर W अपान क्यू नॉट, W इक्वल्स टू वर्क डन एंड क्यू नॉट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है बेटा, ये यूनिट है
वर्क का यूनिट हो गया जूल और इसका हो गया कूलम, तो जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपको अक्सर बुकों में वोल्ट लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहेगा और इसको जूल पर कूलम भी कहते हैं। फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, इट इज द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट नियर अ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये वह कार्य है जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक, यानी किसी एक सिस्टम तक लाने में जो काम करना पड़ता है, समझ में आ गया, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक, आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है, जैसे यहाँ फिर से हम इसी को समझ लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को P तक, मान लो एक पॉइंट कोई A है, यहाँ तक A तक लाने में W1 कार्य करना पड़ा, और किसी पॉइंट B तक लाने में, ये पॉइंट B है, यहाँ तक लाने में W2 वर्क करना पड़ा। तो अगर हम यहाँ का पोटेंशियल निकालेंगे तो VB से लिख देंगे और ये आ जाएगा W2 अपान व्हाट, Q नॉट, W2 अपान Q नॉट, और A तक लाने में W1 काम करना पड़ा था, तो VA इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, W1 अपान Q नॉट लिख देंगे। अब हमें इनका डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस मींस इन दोनों में अंतर क्या है, तो साफ साफ लिखेंगे VB माइनस VA। आप VA माइनस VB भी लिख सकते हो, डिफरेंस मींस ये होता है कि जो बड़ा है उससे घटाना है, क्लियर। तो VA माइनस VB या VB माइनस VA, यहाँ पे डिफरेंस लगा का साइन लगा देंगे, डिफरेंस का साइन कुछ ऐसा होता है, और ये हो जाएगा W मान लो 2 अपान Q नॉट माइनस W1 अपान Q नॉट। तो एक्चुअल में W2 माइनस W1 से अगर माइनस करेंगे तो इसको हम डेल्टा W लिख पाएंगे। डेल्टा मतलब एक दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डेल्टा W अपान Q नॉट, और इधर VA VB का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग डेल्टा V से लिखेंगे, तो एक फार्मूला डिजाइन हो जाता है, डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपान Q। दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस को भी, चूंकि ये पोटेंशियल ही है, तो इसका जो यूनिट होगा उसको हम वोल्ट से ही नापेंगे। इसका यूनिट क्या हो गया, वोल्ट से ही नापेंगे, क्लियर हो गया। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद, और हाँ, इसको नापते किससे हैं, एक वोल्ट मीटर से नापते हैं, ये भी याद रखना, वोल्ट मीटर। इसको नापने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको कहते हैं वोल्ट मीटर, और करंट को नापने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम होता है अमीटर, अमीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं और अमीटर से करंट नापते हैं। अमीटर को हमेशा किसी सर्किट के साथ या किसी रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है, और वोल्ट मीटर को किसी सर्किट के साथ, जैसे ये हमारा कोई सर्किट है तो वोल्ट मीटर को हमेशा इसके पैरेलल लगाया जाता है, ये भी याद रखना है। इलेक्ट्रिक अमीटर जो एक आदर्श अमीटर होता है, यानी जो परफेक्ट अमीटर होता है या आइडियल अमीटर होता है, उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। एक आदर्श यानी एक आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जबकि एक आइडियल पोटेंशियोमीटर या आइडियल वोल्टेज मीटर, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग इंटर में ज़्यादा सीखेंगे। अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक ओम्स लॉ, ओम का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। तो ओम्स लॉ या ओम का नियम क्या कहता है, बहुत सिंपल सा है। ओम एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी चालक यानी कोई कंडक्टर की फिजिकल स्टेट, जैसे उसका टेम्परेचर, उसकी लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को ना बदलें, तो उसके सिरों के बीच यानी इंड्स के बीच जितना पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे उसमें फ्लो होने वाली डायरेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। चलिए फिगर से समझते हैं इस बात को। जैसे हमारे पास कोई एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने यहाँ पे ए ले रखा है, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो होनी है, सॉरी इसकी जो लेंथ है वो एल ले लेते हैं। अब मान लेते हैं इसको एक तार से, एक बैटरी से हम यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये बैटरी जो पोटेंशियल वी देगी। तो ओम्स लॉ ये कहते हैं कि इफ द फिजिकल कंडीशंस, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर remains unchanged, ना बदली जाए, unchanged, then potential applied across ends of a conductor is directly proportional to current flow in it.
देखिए थोड़ा लिखने में टाइम तो लगा है, इन इट लिखेंगे। मतलब ये कहते हैं अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को ना बदले, फिजिकल स्टेट मीन्स इसकी लेंथ कांस्टेंट रखें, इसमें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ना बदले, इसका टेम्परेचर ना बदले, दिस इज द फिजिकल स्टेट। अगर उसको ना बदलें तो इनके इंड्स पे जितना पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे वो इसमें फ्लो होने वाली करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका साफ साफ मतलब है V प्रोपोर्शनल टू I। ये है ओम्स लॉ हमारा। वो कहता है कि अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज ना की जाए तो इसके इंड्स के बीच जितना पोटेंशियल लगाओगे वो करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब ये है जितना ज़्यादा पोटेंशियल लगाओगे उतना ज़्यादा इसमें करंट फ्लो होगी। यानी कि अगर हम बात करें एक ग्राफ की जो किसमें खींचना है हमें I और V में, तो ये हमेशा कैसा आता है, स्टेट आता है। इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ मतलब अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स खींचें, करंट और V में पोटेंशियल में ग्राफ खींचे तो हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा करंट वोल्टेज बढ़ेगा उतना ज़्यादा करंट, जितना वोल्टेज उतना करंट, जितना वोल्टेज उतना करंट, तो हमको क्या मिल जाने वाला है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिल जाएगी। क्लियर है? तो आइए इसे एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या डालेंगे, एक कांस्टेंट डाला जाता है। तो V इक्वल टू हो जाएगा RI, जहाँ पे R क्या हो जाएगा, R एक कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मतलब जो R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है। मतलब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट एक्चुअल में क्या होता है, R रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम अगले टॉपिक में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो आइए रेजिस्टेंस को समझते हैं, समझे। जैसे अभी हमने पीछे पूर्व में देखा R इक्वल टू V अपान I आया है। रेजिस्टेंस का मतलब है अपोजिशन प्रोवाइड एनी मीडियम, जो अगर करंट उसमें फ्लो हो रही है उस करंट को रोकने के लिए जो अपोजिशन होता है उस मीडियम में, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस यानी हिंदी में से प्रतिरोध कहा जाता है। और इसका जो यूनिट होगा एक्चुअल में अगर फार्मूले से देखें तो आ जाएगा वोल्ट अपान एम्पियर, जिसको हम ओम कहते हैं, और ये है ओम का साइन, ठीक है। ये ओम है। रेजिस्टेंस को हम काहे में नापते हैं, ओम में हमेशा नापेंगे, और इसको इंग्लिश में लिखा जाता है OHM, ओम। समझ में आ गया? अब बात आती है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम किन किन बातों पर निर्भर करता है। मतलब अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है या कम करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी एट व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब किसी चीज़ का जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं, ये जो रेजिस्टेंस होता है ये लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हमारी कंडक्टर की जो लेंथ है, लेंथ ये हो गई लेंथ, अगर हमारे कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यही रीज़न है कि अगर हम ज़्यादा लंबा तार बिछा देते हैं कोई लाइन का तो उसमें करंट ज़्यादा खर्च होती है। क्लियर? यही एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा, यही जो रेजिस्टेंस है वो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, या ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये बात ये प्रूफ करती है कि मोटे तार का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, जबकि पतले तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्लियर? इन दो इक्वेशन से वैसे भी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिनोट करता है, यानी R बराबर हम लिख सकते हैं R0 1 प्लस अल्फा टी। मतलब ये होता है कि जो रेजिस्टेंस कंडक्टर का है वो एक्चुअली में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ा देंगे, उसे गर्म कर देंगे, तो वो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, मतलब उसका जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं ये दो इक्वेशन से, जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन दो जगह लगा है तो उसे एक जगह कर लीजिएगा, तो ये लिख हो जाएगा L अपान A। और आपको पता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं। मतलब जब हम ये साइन हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यानी एक नियतांक डालना पड़ेगा, और वो नियतांक यहाँ पे हम डालेंगे रो L अपान A। एक फार्मूला ये डिजाइन हो चुका है, R इक्वल्स टू रो L अपान A। दिस इज कॉल्ड रो, ROW। रो मतलब इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, ये क्या कहलाता है, रो कहलाता है, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, विशिष्ट प्रतिरोध। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध,
प्रतिरोध, या इसी को कभी कभी प्रतिरोधकता भी कह देते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग रजिस्टिविटी भी कहते हैं, रजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, टीवीटी, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का कह सकते हैं। और ये किन बातों पे निर्भर करता है, आपको पता है, अगर हम रो बराबर निकालेंगे तो यहाँ से रो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो इक्वल्स टू हो जाएगा आर ए अपान एल, रो ये अप्लाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये अपान में जाएगा, यानी रो इक्वल्स टू आ जाएगा आर ए अपान एल। इसका मतलब resistivity of a conductor depends on the some factor that is resistance, cross section area and length, क्लियर, इन बातों पे निर्भर करता है। अब रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे 5 मीटर लंबा तार है उस और उसका रेजिस्टेंस 10 ओम का है, तो जो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस होगा, यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा उसे ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर उसका मटेरियल चेंज करोगे तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के जो यूनिट होगी, इसकी भी यूनिट क्या हो जाती है, यहाँ पे देखिए ओम, और ये अपान मीटर, तो इसका जो यूनिट है रेजिस्टिविटी का ओम मीटर -1, ये हम इसका यूनिट लिख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम रजिस्टिविटी सीख चुके हैं तो एक चीज़ हमें और सीख लेनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जिसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। तो आपको पता है कंडक्टिविटी यानी इसको चालकता बोलते हैं, चालकता। तो चालकता मतलब क्या, ये रजिस्टिविटी जो होती, अभी आपने रजिस्टिविटी सीखा, रजिस्टिविटी को अगर हम पलट दें यानी इन्वर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो इसे ही हम क्या कह देते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, और इसे डिनोट किया जाता है सिग्मा से। दिस इज द सिग्मा, ठीक है, सिग्मा से डिनोट किया जाएगा, ये एक सिग्मा नोटेशन है, ग्रीक लेटर है। तो सिग्मा इक्वल्स टू अभी हमने देखा 1/रो, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी is called कंडक्टिविटी। बताइए, हमारी राइटिंग थोड़ी घटिया है, मतलब अच्छा मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी है, इस बात को जानकर खुशी होगी बट मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ जल्द, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो पाए। तो क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब जो कंडक्टिविटी लिखना था, हमने क्या लिखा था, रेसिप्रोकल ऑफ द रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, ये रजिस्टिविटी का उल्टा होती है, इसलिए इसका जो यूनिट होगा ओम इनवर्स हो जाएगा। किसका, कंडक्टिविटी का ये जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। अब देखिए एक जो क्वेश्चन है जो आपकी 10th क्लास में अभी बहुत पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में रेजिस्टेंस से ही आता है, और वो क्या है, आपसे पूछा जाएगा अगर कोई कंडक्टर पहले 3 मीटर का था, इसको खींच करके 9 मीटर कर दिया गया, इसी को खींच करके, तो जैसे किसी 3 मीटर के कंडक्टर को खींच के 9 मीटर कर दोगे, यानी इसका 3 गुना कर रहे हो, ठीक है। मान लो इसका रेजिस्टेंस था 2 ओम, तो बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात समझ आई, मैं कह रहा हूँ कि कोई कंडक्टर मान लो 1 मीटर का है या 3 मीटर का है, उसको खींच कर उसकी लेंथ को 2 गुना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया, तो उसका रेजिस्टेंस जब पूछे तो एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, R1/R2 इक्वल टू होता है L1² फटाफट फार्मूले में आंसर मतलब वैल्यू डाल के आप अपना आंसर निकाल पाएंगे। अब देखो, अगर कह रहा है कि कोई रेजिस्टेंस कंडक्टर 3 मीटर था, यानी L1 आपको 3 मीटर दिया गया है, उसका रेजिस्टेंस R1 आपको 2 ओम दिया गया है, और कह रहा है उसकी लेंथ L2 9 मीटर कर दिया गया है खींच करके, ठीक है। तो उसका जो रेजिस्टेंस R2 होगा कितना होगा, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिएगा। R1 की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, R1 हमारा 2 था, R2 हमारा निकालना है, और L1 हमारा 3 मीटर है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और L2 9 है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 2/R2 इक्वल्स टू कितना, 3 का स्क्वायर होता है 9, और अपान 9 का स्क्वायर को 9 × 9 लिख सकते हैं, 9 9 कैंसिल हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें R2 बराबर मिल जाएगा 18 ओम। मतलब ये 9 दूनी 18, यानी अगर हम उसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो लेंथ के इंक्रीज होने के साथ उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, और वो 18 ओम हो जाएगा, क्लियर। तो इस फार्मूले पे बेस्ड 100% मतलब गारंटी ली जा सकती है कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि उस लेंथ को 1.5 गुना कर देगा, 2 गुना कर देगा,
और उसका आपसे पूछ लेगा रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। आइए अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला टॉपिक, ये मैं HM बुक का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आप अगर कोई और बुक पढ़ रहे हैं तो और बुक से भी इसको हम इजीयर तरीके से समझ पाएंगे। बट ये है कि अगर मैं एक बुक का आधार तो बनाऊंगा ही, तो मैंने HM यहाँ पे ले रखी है। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये लास्ट टॉपिक शायद है आपका इस चैप्टर का, जिसको हम अच्छे से समझेंगे। कॉम्बिनेशंस का मतलब बेटा क्या होता है, अगर हमारे पास 2 या 3 रेजिस्टेंस है, सपोज दैट, हाँ सिंबल, पहले कॉम्बिनेशन से पहले हम लोग कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। सिंबल्स यानी जो कैसे सिंबल, तो सिंबल्स क्या है, देखो जैसे हम लोग अगर रेजिस्टेंस को देखें, ठीक है, रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं, सर्किट में कैसे दिखाएंगे, यूं। अगर ऐसा कुछ बना है तो इसका मतलब क्या है, वो रेजिस्टेंस है। अगर हमें कैपेसिटर को दिखाना है, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर को तो हम 2 पैरेलल लाइन से दिखाएंगे। अगर हमें कोई सेल दिखाना है, सेल या बैटरी, तो सेल और बैटरी को देखो, सेल को तो हम ऐसे दिखाएंगे, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन बना देंगे। और अगर बैटरी दिखाना है तो हम लोग एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, मतलब कई सारे सेल मिलकर के क्या बना जाते हैं, ये बैटरी का सिंबल हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हमें सर्किट में सपोज दैट क्या दिखाना है, अमीटर, ठीक है, अगर हमें अमीटर दिखाना है तो अमीटर को हम लोग कैसे दिखाएंगे, सिंपल सा ए बना देंगे बीच में, ये हो गया अमीटर। ऐसे ही हम लोग वोल्ट मीटर दिखाना है, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को बीच में क्या लिख देना है, वी लिख देना है। ऐसे गैल्वेनोमीटर भी होता है तो जी लिखा होता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के लिए बीच में क्या लिख देते हैं, जी लिख देते हैं। कुछ ये सर्किट सिंबल्स हैं जो आपके आगे यूज होने वाले हैं। जैसे बल्ब को दिखाना है, या वेरिएबल, एक रियोस्टेट भी होता है, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट एक ऐसा यंत्र होता है जो करंट को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जाता है, और उसका जो सर्किट सिंबल होता है वो कुछ ऐसे होता है, ऐसे, और यहाँ पे ये रियोस्टेट को RH से लिखा जाता है। ये करंट कंट्रोल, एज ए करंट कंट्रोलर काम आता है, यानी करंट को हम इससे ज़्यादा और कम कर पाते हैं किसी सर्किट में। रियोस्टेट हो गया। और किस सिंपल, जैसे बल्ब को दिखाना है, मान लो कोई बल्ब को दिखाना है, तो बल्ब को दिखाने के लिए सिंपल सा ऐसे यूं करके हम बल्ब को दिखा पाएंगे। ठीक है, कुछ ये सिंपल सिंबल्स हैं जो आपके बुक में यूज़ होने वाले हैं, तो उसको भी हम लोग इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, ये जो हमारा टॉपिक मेन है उस पर हम डिस्कस कर ले। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी हमारे पास अगर 2 या 4 रेजिस्टेंस हैं तो उनको हम कैसे कंबाइन करेंगे। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्या है, ये R1 है, और ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं एक दूसरा R2 है, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास तीसरा R3 है। ठीक है, तो इनको हम अगर कंबाइन करेंगे तो कैसे कंबाइन करेंगे, तो देखिए इनको हम आपस में जोड़ देंगे, और इनके 2 तरीके हैं। पहला जो हम तरीका बताने वाले हैं उसको बोलते हैं सीरीज, श्रेणी क्रम। तो पहला हम इन सीरीज, ठीक है, तो सीरीज में बताने वाले हैं, यानी सीरीज में कैसे कंबाइन करते हैं, एक के बाद एक, ऐसा हम कंबाइन करते चले जाते हैं। और इसका जो फार्मूले का प्रूफमेंट है मैं बता देने वाला हूँ। वैसे हाई स्कूल में केवल फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसको हम जोड़ करके एक बैटरी से जोड़ देंगे, और उस बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो V होगा। तो आपको पता है यहाँ से करंट निकलेगी, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट आई इसमें होते हुए, और यहाँ वापस आके इसमें रिटर्न हो जाएगी। तो ये करंट हमने डिस्ट्रीब्यूशन करंट दिखा दिया, ये 3 रेजिस्टेंस को जो हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा, इसका पोटेंशियल V3 होगा। तीनों का अलग अलग पोटेंशियल होगा कि नहीं, यानी विभवांतर तीनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका V1, इसका V2, इसका V3 होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, क्या देखें, अगर हम यहाँ पे V1 देखें तो क्या हो जाएगा, V1 हमारा आ जाएगा, V = IR होता है तो IR1 हो जाएगा। ऐसे अगर हम V2 निकालेंगे तो हो जाएगा IR2, समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर हम V3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, IR3। ये हमारा क्या आ गया, V3 आ गया। और टोटल आपने V दिया है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, V = V1 + V2 + V3। नहीं लिख सकते, हमने 3 लिया है, आप 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। यहाँ पे V = हो जाएगा V1 + V2 + V3, तीनों को सिंपली ऐड करेंगे तो V1 की जगह IR1 + IR2, ऐसे तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे।
अब आई कॉमन लेकर के v के अपान में भेज देंगे और ये v अपान आई इक्वल्स टू R1 प्लस R2 R3 हो जाएगा और v अपान आई को हम लोग फर्दर R लिख देंगे। यही हमारा इक्विवेलेंट R का फार्मूला डिजाइन हो जाता है। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंस ले रखे हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, जैसे R1, R2 और R3। यहाँ से एक बैटरी जोड़ी हुई है, तो ये बैटरी मतलब ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जिसमें यहाँ से करंट निकलेगी, यहाँ पे 3 रास्ते करंट के नज़र आ जाएंगे। तो I1 इधर चली गई, I2 इधर, मतलब एक I को ही हम 3 रेजिस्टेंस में 3 करंट में ब्रेक कर लेंगे, जो मान लेते हैं I1 इधर चली गई, I2 इधर और I3 इधर। और तब हम देखें अगर I1 निकालेंगे तो V अपान R होता है, I का फॉर्मूला ओम्स लॉ से V अपान R, ऐसे I2 I3 निकाल लेंगे। अब हम I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं, I के ही तो टुकड़े ये थे। अब I1 I2 की यहाँ से वैल्यू डाल देंगे और इसमें V कॉमन लेके इसके अपान में भेज देंगे, तो I अपान V इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। और ये I अपान V को ही हम 1 अपान R लिख पाएंगे। दिस इज द इक्विवेलेंट R, मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन R हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। मतलब ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला। तो चलिए देखते हैं वर्क, पावर और एनर्जी। एनर्जी में यहाँ पर हम हीट की बात करने वाले हैं, हीट, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल हीट की बात होगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है? देखो जैसे पंखे को चलाने के लिए हम लोग देते तो इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन पंखा चलने लगता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ वर्क करती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं। एक्चुअली अभी एक फार्मूला आप पढ़े थे V इक्वल्स टू W अपान Q, तो यहीं से अगर हम W बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा VQ। दिस इज द फार्मूला ऑफ वर्क। कार्य इसको नापते काहे में है? जूल में। कार्य को काहे में नापते? वर्क इज मेजर्ड इन जूल। क्लियर? VQ। अब देखो Q बराबर क्या होता है? IT। अगर Q बराबर यहाँ पे IT डाल देंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? VIT हो जाएगा। एक ये फार्मूला डिजाइन हो जाता है। अगर हम इसी फार्मूले में V इक्वल्स टू क्या डाल दे? IR डाल दे, तो ये फार्मूला W इक्वल्स टू हो जाएगा IRQ। बोलिए हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इस फार्मूले में V की वैल्यू डाल देंगे IR, यहाँ इसी में डालते हैं, उसमें नहीं डालते हैं, चलो इसमें डालते हैं V की जगह पे IR, तो W बराबर क्या हो जाएगा? IR मतलब I रिपीट हो जाएगा, I स्क्वायर RT बन जाएगा। अब इसी फार्मूले में अगर हम I की जगह पे V अपान R डाल दें, I की जगह पे V अपान R डाल देंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? V, और इसकी जगह पे V अपान R इंटू टी, तो ये W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर R अप इंटू टी। ये W के फार्मूले डिजाइन हो जाते हैं। मतलब एक फार्मूला अगर याद है तो आप सारे फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं, और ये फार्मूले अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में कुछ अलग अलग वैल्यूज़ दी होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमें इन फार्मूलों को लगाना होगा। आइए पावर को समझते हैं। तो पावर बहुत ही सिंपल वे में हम पावर को समझ सकते हैं। पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपान टाइम। मतलब यूनिट समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? पावर कहलाती है। एक घंटे में, मान लो 1 सेकंड में, 1 घंटे में, एक ईयर में, एक का अगर हम बात कर लेंगे, अगर यूनिट टाइम में जो काम होगा उसे ही पावर कहते हैं। तो यानी कि W के जितने फार्मूले हैं उसे टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएंगे? पावर के फार्मूले बन जाएंगे। तो यहाँ पर देख ही लीजिएगा, यहाँ P बराबर हम लिखेंगे W बराबर VQ होता है, तो ये हो जाएगा VQ अपान T। सिंपल सी बात है। T यहाँ पे देखो, इस W बराबर VIT होता है, तो P बराबर हो जाएगा VI और T लिखेंगे ही नहीं क्योंकि T से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखिए ये W बराबर I स्क्वायर RT है, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। नहीं लिखना है क्योंकि T से हमें डिवाइड कर देना है पावर बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए 1 HP यानी 1 हार्स पावर इक्वल्स होता है 746 वाट, और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो वाट के फार्मूले के बाद हम लोग एनर्जी के फार्मूले समझेंगे। एनर्जी का मतलब है हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जितने भी W के फार्मूले हैं सबको 4.18 से डिवाइड कर देंगे। मतलब हीट ही जो हीट क्या है? W ही कार्य है, कार्य ही ऊर्जा है। तो ये जितने भी W के फार्मूले हैं सबको 4.18 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 जूल बराबर होता है 4.18 कैलोरी। बस केवल कैलोरी में बदलना है जूल को, और आपका क्या हो जाएगा? हीट एनर्जी बन जाने वाली है। तो देखिए W बराबर VQ था, तो H बराबर हो जाएगा VQ अपान 4.18, ये एक फार्मूला हो गया। ये VIT था, तो H बराबर हो जाएगा VIT अपान 4.18, और यहाँ पे W बराबर I स्क्वायर था, तो H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT अपान 4.18, और यहाँ पर W बराबर V स्क्वायर RT था, तो यहाँ पे H बराबर हो जाएगा V स्क्वायर T अपान
4.18 आर। बस ये सारे किसके फार्मूले हो गए, हीट एनर्जी के फार्मूले हो गए। और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में ये सारे फार्मूले काम आने वाले हैं, सारे फार्मूले काम आने वाले हैं। अगर आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया है तो न्यूमेरिकल यूं लग जाएंगे। और ये वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें नहीं ले पा रहा हूं। मैं जल्द ही आपको लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स मैं इस बोर्ड पे सॉल्व करूँगा और आप उनको देख करके फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, अगर आपको लगा है कि मैंने मेहनत की है और आपको ये चैप्टर समझ में आया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।